हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो हरियाणा में सीईटी के लिए सीईटी मेंस डी ग्रुप और जो एसआई एसटेट इनके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, तो ये है हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 में भी थी। ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सोल्व करेंगे। अबेल प्राइज, अबेल प्राइज किससे संबंधित है? तो अबेल प्राइज किससे संबंधित है? ये है गणित से संबंधित। देखो, अबेल प्राइज गणित से संबंधित है और नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। किस द्वारा? नॉर्वे सरकार द्वारा। नॉर्वे सरकार द्वारा ये दिया जाता है। प्रतिवर्ष एक या उससे अधिक विशिष्ट गणितज्ञों को, तो जो गणितज्ञ होते हैं ना विशिष्ट, उनको ये अबेल प्राइज दिया जाता है। गणित से संबंधित है और एक से अधिक को भी प्रदान किया जा सकता है ये। और नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। ये वर्ष 2001 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इसका नामकरण नॉर्वे के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ना, नेल्सन हेनरिक अबेल के नाम पर दिया जाता है। तो ये पूछे अबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? तो नील्स हेनरिक अबेल के नाम पर। अबेल प्राइज किसके नाम पे दिया जाता है? तो नील्स हेनरिक अबेल के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और देखो, इसके संपूरक के रूप में मानवतावादी कार्यों के लिए सिस्टर प्राइज के रूप में होलबर्ग पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो अगर ये पूछ लें कि इसके संपूरक के रूप में कौन सा प्राइज, और तो होलबर्ग पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसकी? होलबर्ग पुरस्कार की। ठीक है, तो अबेल प्राइज किससे संबंधित है? गणित के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है, गणित से संबंधित है और नॉर्वे सरकार द्वारा ये दिया जाता है। 2001 से इस प्राइज को दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ये पूछे अबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है, तो 2001 से। और जो नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे ना, नील्स हेनरिक अबेल के नाम पे इस पुरस्कार को दिया जाता है। आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आशा योजना किससे संबंधित है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने समाज में रहने वाले लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के एक भाग के रूप में आशा कुशल गृहिणियां हैं। तो NRHM के एक भाग के रूप में आशा क्या है? कुशल गृहिणियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षिकाओं और विज्ञापनकर्ताओं व स्वास्थ्य सलाहकारों के रूप में कार्य करती हैं। तो देखो, आशा योजना क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे संबंधित, किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे उनके काल में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत। तो भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछ लेते हैं, तो क्या होगी? 8 मार्च 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ये पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कैसा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल के अंत की मांग करते हुए अंग्रेजों से भारत को छोड़कर चले जाने की इसमें अपील की गई थी। और इस केस में वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था और इसके आंदोलन के समय में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो किस शेयर के धारक
समता अंशधारक, समता अंशधारक, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो समता अंशधारक। ये भाई करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो अब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सागर भू आबद्ध है? तो कौन सा सागर भू आबद्ध है? अरल, ये है भाई अरल सागर। भू आबद्ध कौन सा है? अरल सागर है। इनमें से एशिया में स्थित एक स्थल रुद्र समुद्र है जो उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान और दक्षिण पश्चिम में उज्बेकिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ है। तो ये क्या है? जिसे ग्रह की सबसे बुरी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक भी कहा जाता है। यह समुद्र निरंतर संकुचित होता जा रहा है। कौन सा समुद्र है? अरल समुद्र। तो ग्रह की सबसे बुरी पर्यावरणीय आपदाओं में से एक भी कौन सा है? अरल सागर है। देखो, सागर भू आबद्ध, इनमें से कौन सा सागर है जो भू आबद्ध है? ये है अरल सागर। ये निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो ये कहा है भगवत गीता को। क्या कहा है गांधी जी ने? किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को। किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ ने गांधी जी को उतना प्रभावित नहीं किया था जितना किसने किया था? भगवत गीता ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन ने 620 ईस्वी में दक्कन के चालुक्य राजवंश पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। रवि कीर्ति के अभिलेख और वेन्सांग के विवरणों में हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की जीत का। तो देखो भाई, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और इनका युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। और पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश से संबंधित था। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था? चालुक्य था। और नर्मदा नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ था। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये रहता है 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये रहता है 6 माह के लिए। 123 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, जब संसद के दोनों सत्र सदन में न हों, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के पुनः और 6 सप्ताह की अवधि के अंदर अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए। अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह के अवधि के लिए प्रभावी रहता है। 6 महीने या 6 सप्ताह की अवधि के लिए प्रभावी रहता है। फिर अगर दोबारा से लगाना तो फिर वही पारित करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू रहता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद के दोनों सदन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो क्या? अनुच्छेद 123 के अनुसार। और कितने अवधि के लिए? 6 महीने के लिए या 6 सप्ताह के लिए। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल? चीड़ से। कौन से पेड़ से? तारपीन का तेल एक तरल पदार्थ है जिसे मुख्यतः चीड़ के सजीव पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, आसवन द्वारा और प्राप्त राल के आसवन द्वारा। तो क्या? राल के आसवन द्वारा ये तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इसे मुख्यतः कार्बनिक संश्लेषणों के लिए पदार्थों के स्रोत और विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी अपनी चिकित्सकीय विशेषताएं भी हैं। तो देखो भाई, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से और आसवन विधि द्वारा। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो जी का मान किस पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। देखो भी, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास कम होता जाता है।
तो फिर क्या होगा, देखो ध्रुवों पर जबकि जी का मान अधिक होता है, तो जी का मान कहाँ अधिकतम होगा, ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा। किस अंग को आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को। ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है, तो ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है, कैडमियम का। ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है, कैडमियम का। तो इसमें क्या आएगा, ग्रेनोकाइट किस धातु का अयस्क है, कैडमियम का। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं, तो किस कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण से वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करता है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करता है। खगोलविद उनके द्वारा नियमित अंतराल पर उत्सर्जित होने वाली रेडियो स्पंदों से उनका पता लगाते हैं। पल्सर स्पंदमान तारा का एक मिश्रित शब्द है, तो किसका एक मिश्रित शब्द है, स्पंदमान तारा का। तो देखो भाई, पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। कैसे तारे होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होते हैं, तो फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के समान। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होते हैं, तो ये होते हैं एक दूसरे के समान। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस रूप में होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है, तो उभयचरों में श्वसन की विधि क्या होती है, मुख, त्वक और फुफ्फुस, उपयुक्त ये सभी आएगा। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है मुख, त्वक, फुफ्फुस। खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा क्या है, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम क्या होगा, खाने के सोडे का, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो खाने बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, इसे बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है। किण्विकरण कारक के रूप में इसका प्रयोग मुख्यतः बेकिंग में किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हुए बैटर्स में अम्लीय घटकों के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो भाई, सोडा, ब्रेड, बेकरी, इनमें क्या होता है, इसका यूज़ होता है। तो खाने का सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम है, ये बहुत बार आता है भाई, NaHCO3। और खाने का सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल वर्षा में होता है, तो अम्ल वर्षा में क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होगा, H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल का होगा HNO3। तो खाने का सोडा क्या रासायनिक नाम क्या है, देखो इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। खाने के सोडे को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अम्ल वर्षा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, आवर डैश लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड क्राउड इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा एंसिस्टर्स। तो देखो, आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड क्राउड इम्प्लीमेंट्स। तो इसमें क्या आएगा,
एंसेस्टर्स। ठीक है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड आई कैन ओनली। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स फ्रेजेस बताने हैं भाई इसमें। तो टू ईट वंस हर्ट आउट, टू ईट वंस हर्ट आउट, इसका क्या आएगा? इसका आएगा टू क्राई। क्या आएगा इसका? टू क्राई। टू ईट वंस हर्ट आउट, टू क्राई। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा लिटरेसी। क्या आएगा? लिटरेसी। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो इसमें लिटरेसी। तो इसका क्या सही क्या आएगा? LITERACY, LITERACY, इसका सही आएगा लिटरेसी। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड, तो इसमें वन वर्ड बताने हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल टू ए स्कैर्ड पैलेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पिलग्राम, पिलग्रिम। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए स्कैर्ड पैलेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, तो इसमें आएगा पिलग्रिम। अच्छा, इसमें क्या बताना है? फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, एरर बतानी है इसमें। तो इसमें टू फेमस माउंटेन, इसमें ये आएगा टू फेमस माउंटेन। फिलिंग द ब्लैंक्स, सडनली शी टर्न्ड अवे डैश द विंडो एंड स्टूड डैश द ग्लास, तो इसका क्या आएगा? सडनली शी टर्न्ड अवे, इसका क्या आएगा? अवे फ्रॉम। क्या आएगा? अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। क्या आएगा? बिफोर द ग्लास। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? COMMEMORATE, COMMEMORATE। छप्पे शब्द में समास है, तो छप्पे शब्द में समास क्या है? द्विगु। छप्पे शब्द में समास है द्विगु। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? वरदंत की पंक्ति, कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन, माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपालन की। तो इसमें देखो भाई, इसमें कौन सा ये रस पूछ रखा है? कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। देखो ये देख लिया करो, जैसे इसमें घुंघरानी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपालन की, मोती माल अमोलन, दंत की पंक्ति, कुंदकली अदाधर, तो ये क्या है? इसमें वात्सल्य रस है। व्युत्पत्ति में संधि कौन सी है? तो इसमें है यण संधि। छाती से लगाकर रखना मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव रखना, किसी वस्तु से अत्यधिक लगाव रखना। आहूत का विलोम है, तो आहूत का विलोम क्या है? अनाहूत। आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत।
दुहिता का पर्यायवाची है, तो दुहिता का पर्यायवाची क्या है? पुत्री। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये है वाणिज्यिक। क्या है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? वाणिज्यिक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसका क्या है? श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला, तो इसका क्या होगा? किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला क्या होता है? तो ये है छिद्रान्वेषी। क्या है? किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी ढूंढने वाला कौन होता है? छिद्रान्वेषी। एड्रेस बुक में होता है, तो एड्रेस बुक में क्या होता है? इसमें होता है ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोगों के नाम। तो ये क्या होगा? एड्रेस बुक में सब कुछ होता है, ये ईमेल भी, फ़ोन नंबर भी, लोगों के नाम भी। पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकारों को साउंड कोड से जोड़ते हैं। पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकारों को साउंड कार्ड से जोड़ते हैं। तो क्या? MIDI पोर्ट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के विशेष प्रकारों को साउंड कार्ड से जोड़ते हैं। MIDI। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? तो ये करता है IP में। एक DNS किसी डोमेन नाम को किस में अनुवादित करता है? तो ये करता है IP में। विंडोज़ एक्सप्लोर क्या है? तो विंडोज़ एक्सप्लोर क्या है? फाइल मैनेजर। विंडोज़ एक्सप्लोर क्या है? देखो भाई, ये है फाइल मैनेजर, जो विंडोज़ 95 के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रत्येक वर्जन में पाया जाता है। जो विंडोज़ के 95 से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रत्येक वर्जन में पाया जाता है। तो ये क्या है? विंडोज़ एक्सप्लोर क्या है? फाइल मैनेजर। विंडोज़ एक्सप्लोर क्या है? फाइल मैनेजर। कंप्यूटर द्विआधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं, जो कि क्या है? कंप्यूटर द्विआधारी, तो ये क्या होगा बताओ भाई? 0 और 1। यह भी CET में भी आया हुआ था। कंप्यूटर द्विआधारी संख्याओं का प्रक्रम करते हैं, जो कि निम्न का संघटक है। तो ये होगा 0 और 1। पहला ईमेल कब भेजा गया था? तो पहला ईमेल कब भेजा गया था? ये बताओ भाई, पहला ईमेल कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 1971 में। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था टॉमलिंसन द्वारा स्वयं को। और किसे भेजा गया था? रे टॉमलिंसन थे, उन्होंने स्वयं को ही भेजा था 1971 में। तो टॉमलिंसन जो है वो क्या है? इसको ईमेल का आविष्कारक माना जाता है, टॉमलिंसन को। और पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। मुख्य स्मृति को इस नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य स्मृति को प्राथमिक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य स्मृति को प्राथमिक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। CRM पद का अर्थ है, तो CRM पद का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM पद का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस वर्ष ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए किस वर्ष में ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया था? तो ये 1972 में। ईमेल एड्रेस में उपयोग के लिए @ का चयन किया गया था, तो ये 1972 में। कब? 1972 में। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र क्या है? तो संग्रह क्षेत्र क्या है? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के लिए संग्रह क्षेत्र है मेल बॉक्स। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप कहलाता है।
तो ये कहलाता है बार कोड। अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप क्या कहलाता है? अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप कहलाता है बार कोड। जो भी हम जैसे मॉल है उसमें सामान लेते हैं तो उस पर एक बार कोड चिपका होता है, उससे वो स्कैन करके और फिर वो रेट वगैरह लेस करके भी बता देते हैं। तो ये क्या आता है? अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं का प्रारूप कहलाता है बार कोड। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो बिग ब्लू कौन सी कहलाती है? IBM। कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो ये है IBM। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्फ नेट विचरण करने की अनुमति देता है। तो कौन सा देता है? वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट नेट विचरण करने की अनुमति देता है। तो ये कौन सा है? ब्राउज़र। कौन सा है ये? ब्राउज़र है। नेट विचरण करने की अनुमति कौन देता है? ब्राउज़र। किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित है। तो क्या है? अपलिंक। क्या है? किसी उपग्रह को आंकड़े भेजने से संबंधित पद है अपलिंक। उपग्रह दूरसंचार के क्षेत्र में डाउनलिंक से तात्पर्य है उपग्रह के माध्यम से एक या उससे अधिक भूतलीय केंद्रों या रिसीवरों को लिंक प्रदान करना। तो ये क्या है? अपलिंक है। MAC क्या है? तो MAC क्या है? एप्पल द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है। तो MAC ये क्या है? एप्पल द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर है। मैं क्या है? एप्पल द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर। सुमेलित कीजिए। तो कनवा का मेला कहाँ लगता है? कनवा का मेला लगता है फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। भगत पूर्णिमल का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है गुरुग्राम में। सच्चा सौदा मेला कहाँ लगता है? जींद में। और छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? करनाल में। तो कनवा का मेला फरीदाबाद, भगत पूर्णिमल का मेला गुरुग्राम, सच्चा सौदा मेला जींद और छड़ियों का मेला करनाल में। हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो कितनी दी जाती है? 1.5 करोड़ रुपए। ये छोटा सा टॉपिक अभी मैंने करवा रखा है, वहां जाके देख लेना। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये था हर्षवर्धन की। कुरुक्षेत्र में स्थित थानेसर हर्षवर्धन या पुष्यभूति राजवंश की राजधानी था। जिसका शासक कौन था? हर्षवर्धन था। उसने 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 7वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया था। हर्षवर्धन ने थानेसर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो थानेसर के बाद इसने कहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी? कन्नौज में। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में थानेसर के साथ हर्ष के साहचर्य का वर्णन किया गया है। तो बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? हर्षचरित्र, और उसमें थानेसर का जिक्र किया गया है। तो हर्षवर्धन ने बाद में कन्नौज में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में है महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा? ये है महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये है गुरुग्राम में। तो ये देखो भाई, हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछ रखी है। तो ये आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो महिलाएं भी कहाँ होंगी? फरीदाबाद में ही ज़्यादा होंगी। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखो भाई, इनमें से तो है भिवानी, ठीक है, और अब है भिवानी, इनमें से तो भिवानी आएगा। लेकिन अगर पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल पूछे ना, तो किसका है? हिसार का है, ठीक है।
30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो ये देखो भाई, 30 जुलाई 1919 को ये हिसार से किया गया था इनको गिरफ्तार। कहाँ से ये किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को तो पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया था, पहली गिरफ्तारी थी। और 30 जुलाई 1919 को, अगर ये 30 जुलाई है 1919 को, कहाँ से? हिसार से इनको गिरफ्तार किया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को पलवल से। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? विकास यादव बॉक्सिंग से। किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से विकास यादव। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, तो ये कौन सा कहलाता है? करोह। करोह चोटी है जो मोरनी की सबसे ऊंची पहाड़ी है। 1467 मीटर ऊंचाई है इसकी। और यहाँ जो स्थानीय देवता करोह है उसके नाम पर इसका नामकरण हुआ था। तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या है? करोह चोटी। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और दूसरा एक पहला लगा था 67 में, दूसरा लगा था 77 में, और तीसरा लगा था 91 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और जो ये 21 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लगा था ना, उसको वीरेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति शासन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। किसने? वीरेंद्र सिंह ने। अगर ये पूछे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 को, तो इसको किसने चुनौती दी थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने इसको चुनौती दी थी, भाई राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। सभी काव्य से संबंधित हैं सिवाय, तो ये क्या है? सुरेंद्र शर्मा। क्या आएगा इसका? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास शर्मा और अलहड़ बीकानेरी हरियाणा के ये क्या है? प्रसिद्ध कवि हैं। राजा राम शास्त्री हरियाणा लोकमंच के माध्यम से, तो इसमें आगे ऑप्शन है राजा राम शास्त्री। वो जो है काव्य से संबंधित नहीं है, वो हैं लोक कला के विकास से संबंधित। और राजा राम शास्त्री का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी। सुरेंद्र शर्मा, तुलसीदास शर्मा और अलहड़ बीकानेरी हरियाणा के प्रसिद्ध कवि हैं। नूह किस जिले में आता है? तो नूह आता है भाई मेवात में। कहाँ आता है? मेवात में। कहाँ आएगा ये? नूह हरियाणा के मेवात जिले, जिसे आधिकारिक रूप से नूह जिले के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्यालय है, यह गुरुग्राम से लगभग, ये गुरुग्राम के पास में ही है। दिल्ली अलवर राजमार्ग पर स्थित है। तो ये जो नूह है ये दिल्ली अलवर राजमार्ग पर स्थित है। और 2005 में हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग करके इसको बनाया गया था। तो 2005 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो कौन सी योजना शुरू की थी? ये की थी थारी पेंशन थारी पास। तो थारी पेंशन थारी पास 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से शुरू की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारी पास योजना मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? ये हुए थे सर छोटू राम। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए थे? सर छोटू राम। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। तो कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। देखो भाई 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय कोलंबिया अंतरिक्ष यान, और यान कौन सा था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान के टेक्सास के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी
1/2/2003 को। और करनाल में इनका जन्म हुआ था। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना आरंभ की गई है। इस योजना के क्षेत्र अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता, गर्भ निरोधक दवाएं, निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों की सहायता, निःशुल्क जांच और परामर्श सेवाएं प्रदान करेगी। तो ये क्या है? वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? तो ये है महिलाओं से, गर्भवती महिलाओं से। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो लाहौर में GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919। तो 1919 अधिनियम था, उसके तहत हुई थी लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 21 मार्च 1919 को, तो 21 मार्च 1919 को लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 21 मार्च 1919 को। और यह एक प्रमुख न्यायालय के रूप में विद्यमान था पहले भी। उच्च न्यायालय का दर्जा मिलने के बाद इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त न्यायालय का न्याय संबंधी क्षेत्राधिकार पंजाब और दिल्ली में था। देखो भाई, ये पहले लाहौर में हुआ, उसके बाद में इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था, फिर बाद में शिमला से इसको चंडीगढ़ ले आए थे। ठीक है, तो अधिनियम कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना की गई थी, लाहौर उच्च न्यायालय की। ठीक है। हरियाणा एक मैदानी राज्य है। इसकी तुलना तुंगता 700 से 900 फीट है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हरियाणा एक मैदानी राज्य है, ये भी ठीक है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। तो इसकी तुंगता कितनी है? 700 से 900 फीट। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई हिसार और फतेहाबाद की। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1354 ईस्वी में। तब हिसार को हिसार ए फिरोजा कहा जाता था। और फारसी में इसका अर्थ क्या है? फिरोज का किला। तो हिसार ए फिरोजा नाम था और फारसी में इसका अर्थ है फिरोज का किला। और कब की थी? 1354 ईस्वी में, ये भी पूछ लेते हैं। और इसका फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से 1388 तक। दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार और फतेहाबाद को 1354 ईस्वी में बसाया था। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1955 में। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली, जो कि आयोग के अध्यक्ष थे, आयोग के नाम पर भी जाना जाता है, आयोग ने 30 सितंबर 1955 को, तो कब? 30 सितंबर 1955 को, 30 सितंबर 1955 को फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ये है भाई 30 सितंबर 1955 को। और इस आयोग का गठन कब किया था? 1953 में इसका गठन किया था और 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 55 में। और फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 53 में। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1955 में। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्यक का है? तो ये किसका है? कछारी मृदा। तो हरियाणा का अधिकतम भाग में कैसी मृदा है? ये है, देखो भाई, कछारी मृदा। हरियाणा एक विस्तृत मैदानी क्षेत्र है जो कि सिंधु गंगा जल विभाजक के निकट स्थित है। सिंधु गंगा जल विभाजक के निकट स्थित है। इस राज्य में जलोढ़ मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो गहरी और उपजाऊ होती है। तो जलोढ़ मृदा कैसी होती है? गहरी और उपजाऊ। यमुना और घग्गर के बाढ़ प्रभावित मैदानों को छोड़कर राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में पुरानी कछारी भूमि की बहुलता है।
तो यमुना और घग्गर के जो बाढ़ के मैदान है ना, उनको छोड़कर संपूर्ण हरियाणा में कैसी वो है मृदा, कछारी मृदा है। तो ये कछारी मृदा याद रखना, भी वहाँ बैठ के ही सोचेंगे कैसी मृदा, ये कछारी मृदा कैसी होती है। तो हरियाणा के अधिकतर भाग पर कछारी मृदा है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? ये है सिनेमा से। किससे संबंधित हैं? देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा के कवि थे जिन्होंने बाद में फिल्म निर्माता बनने का निर्णय लिया और 1984 में चंद्रावल की कहानी लिखी और अपनी पत्नी को फिल्म की प्रमुख अभिनेत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो देवी शंकर प्रभाकर किससे संबंधित हैं? सिनेमा से। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, तो ये किससे व्युत्पन्न हुआ था? चंडी मंदिर से। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो देखो भाई, बड़खल झील कहाँ है? बिंडावास है, बिंडावास है झज्जर में, ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, दमदमा है गुड़गांव में, तो बड़खल झील है फरीदाबाद में। ये सही है और सारे गलत हैं। बिंडावास है झज्जर में, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, दमदमा है गुड़गांव में, तो बड़खल झील फरीदाबाद में है। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।